हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशनिक इकोनॉमिक्स। यथार्थ के इस विशेष भाग में हम आज रतन नवल टाटा इनके जीवन से जुड़ी हर पहलुओं को समझने की कोशिश करने वाले हैं। रतन टाटा एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमेशा भारत का गौरव माना जाता है। भारत के सच्चे देश प्रेम का उदाहरण यह टाटा से प्रेरित रहा है, जो असल में भारत के अर्थनीति का सच्चा बैकबोन बनकर उभरे हैं। जो आज के वीडियो के माध्यम से हम उन्हें अभिवादन करके उनसे प्रेरणा लेकर हर देश प्रेम की जोत हर भारतीय के दिल में जलाने की कोशिश करेंगे। रतन टाटा एक प्रमुख व्यापार टाइकून, परोपकारी और एक प्राचीन आकृति जिसकी सफलता की कहानी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। टाटा ग्रुप का भारत की प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय संघ है, जो वर्ष 1868 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसी के साथ साथ ऑटोमोटिव, इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहे हैं। रतन टाटा इन्होंने 1990 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष और अक्टूबर 2016 तक फरवरी 2017 अंतरिम अध्यक्ष रहे हैं। रतन टाटा अपने करियर की शुरुआत से ही दृष्टि रखने वाले व्यक्ति और उनके असाधारण कौशल्य से विश्व भर की पीढ़ियों को एक नई प्रेरणा देते हुए दिखाई देते हैं। टाटा उद्योग समूह उन औद्योगिक समूहों में पहला होगा जो व्यवसाय करते समय सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देता है। रतन टाटा ने आज भारत और दुनिया भर में टाटा सन्स के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा सन्स की कमान संभाली, तब से समूह ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। टाटा समूह औद्योगिक विस्तार के साथ साथ नैतिकता को बनाए रखने में पहली प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए रतन टाटा ने न ही केवल उद्योग जगत में बल्कि अपना नाम कमाया, बल्कि जनता द्वारा भी बहुत बड़ा सम्मान उनको दिया जाता है। रतन टाटा का समाज में काफ़ी आकर्षण है और उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 1961 में उन्हें IBM के द्वारा नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया और खुद को पारिवारिक व्यवसाय को झोंक देने की कोशिश उन्होंने की। टाटा सन्स को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की और उनका प्रयास यह आज ही सफलता की एक कहानी बताती हुई दिखाई देती है। हालांकि रतन टाटा अब टाटा सन्स की रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर है, लेकिन उन्होंने कभी स्टार्टअप कंपनियों में निवेश किया है। उन्होंने मीडिया से लेकर ई-कॉमर्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। उसी के साथ साथ रतन टाटा ने 30 से अधिक स्टार्टअप कंपनियों में निवेश किया है। यह निवेश उभरती प्रतिभाओं पर भरोसा करते हुए टाटा ने परंपराओं को अपने आगे लेके जाने की कोशिश और भारत का गौरव करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। रतन टाटा इनकी जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी पड़ी थी। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने IBM की नौकरी तो ठुकराई, उसके साथ साथ उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, लेकिन साल 1991 आते-आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष भी बन गए। 2012 में वह रिटायर भी हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को उस शिखर तक पहुंचाया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वे फैसले लेते और उन्हें सही साबित करते हुए दिखाई देते हैं। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सुनी टाटा था। 1948 में उनके माता-पिता के अलग हो जाने के बाद उनका पालन-पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। 4 बार शादी के करीब पहुंचने के बावजूद भी रतन टाटा आज भी अविवाहित है। 1961 में अपने करियर की शुरुआत करते समय रतन टाटा ने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर संचालन का प्रबंधन करते हुए डाउन टू अर्थ इस तरह से शुरुआत की। इस अनुभव ने समूह के भीतर उनके भविष्य के नेतृत्व की भूमिका की नींव रखी थी। उन्होंने टाटा समूह का पुनर्गठन उस समय से शुरू किया जब भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण चल रहा था। उन्होंने टाटा नैनो और टाटा इंडिका सहित लोकप्रिय कारों के व्यवसाय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई दिखाई देती है। 2009 में रतन टाटा जी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार का मध्यम वर्ग तक पहुंचाने का अपना वादा पूरा किया। 1 लाख की कीमत वाली टाटा नैनो इनोवेशन और किफायतीपन का प्रतीक बना दी। 1937 में जन्मे रतन टाटा जी जब 10 साल के थे, तब उनके माता पिता एक दूसरे के साथ अलग हो गए थे। दोनों भाइयों का पालन पोषण उनके भाई जिमी और उनके सौतेले भाई नोएल इनके साथ वो रह रहे थे।
उन दोनों भाइयों के साथ उनका पालन-पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया। उनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा ये मुंबई के कैंपियन स्कूल और जॉन कैनन स्कूल में हुई। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी अमेरिका से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ आर्किटेक्चर्स की अपनी डिग्री प्राप्त की। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक उन्नत प्रबंध कार्यक्रम पूरा ही किया। रतन टाटा के सफलता के कई ऐसे किस्से हैं। अपने सापेक्ष अनुभव के कारण आलोचना का सामना करने के बावजूद उन्होंने टाटा समूह की बाधाओं को अपनाया और उनमें वैश्विक समूह बनाने का नेतृत्व भी किया, जिसके विदेश में आने वाले राजस्व का 65% था। उनके नेतृत्व में समूह की राजस्व 40% गुना बढ़ गया और उनका लाभ 50 गुना तक बढ़ा दिया उन्होंने। बिजनेस की वैश्वीकृत करने के लिए उद्देश्य से टाटा ग्रुप ने रतन टाटा के नेतृत्व में कई ऐसे रणनीति की अधिग्रहण किए। इनमें से डॉलर 431.3 बिलियन के लिए लंदन आधारित टेटली की टी खरीद ली और डॉलर 102 मिलियन के लिए दक्षिण कोरिया के डेवू मोटर्स की ट्रक निर्माण इकाई का अधिग्रहण और उसी के साथ साथ डॉलर 11.3 बिलियन के लिए एंग्लो डच कंपनी कोरस ग्रुप का टेकओवर भी शामिल है। टाटा टी द्वारा टेटली, टाटा मोटर्स द्वारा जैगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील द्वारा कोरस सहित ये अधिग्रहण टाटा ग्रुप को अपने वैश्विक फुटप्रिंट का विस्तार करने में मदद करते हुए दिखाई देते हैं, जो 100 से अधिक देशों तक ये पहुंच जाते हैं। इनमें से भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़ावा और सफलताई मिलती हुई दिखाई देती है। रतन टाटा का परोपकारी योगदान वो महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हुए दिखाई देते हैं। रतन टाटा ने सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट की स्थापना ही की। इस प्रकार अपने पिता की दृष्टि को उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया। रतन टाटा द्वारा अर्जित लाभों से वो लगभग 60 टू 65% वो ट्रस्ट में अपना योगदान देते रहे, जो दान किए गया। उनके उल्लेखनीय परोपकारी योगदान में शामिल कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिसमें पहला शिक्षा क्षेत्र भी है। रतन टाटा ने टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की विरासत को आगे बढ़ाया। उच्च शिक्षा के लिए जे.एन. टाटा एंडोमेंट भारतीय विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान किए। टाटा ट्रस्ट की शिक्षा क्षेत्र की चैलेंजेस को संबोधित करने के लिए दिशा में काम करते रहे, जिसमें सीमांत समुदायों के बच्चों को क्वालिटी बेस्ड शिक्षा प्रदान करना वो उन्होंने फोकस किया। उनके उद्देश्य महत्वपूर्ण विचार, समस्या, समाधान, सहयोगी शिक्षण और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण अनुभव प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। शिक्षा क्षेत्र में टाटा ट्रस्ट का नाम संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों में एसडीजी के साथ लिखित जाता है। भारत और विदेश के रतन टाटा के अंतर्गत टाटा ट्रस्टों द्वारा अनेक प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और समर्थन किए जाते हैं। इनमें शामिल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, टाटा सेंटर फॉर द टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन एंड द MIT, and University of the Chicago, Tata Center for Genetics and the Society, and the University of the California, San Diego, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट। उसी के साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द साइंस जो बेंगलोर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंसेस मुंबई, जो टाटा मेमोरियल सेंटर माना जाता है जो मुंबई में है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई में है, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्था जो बेंगलुरु में है, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय के सहयोग के साथ साथ $28 मिलियन टाटा फंडिंग अभियान की स्थापना की, ताकि उन भारतीय अंडर ग्रेजुएट वित्तीय सहायता का प्रदान किया जाएगा और शिक्षा की खर्चों को वह सीमित किए जाए और उसी के साथ साथ उनको अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा योगदान होता है चिकित्सा क्षेत्र में। रतन टाटा ने भारत के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। उन्होंने मातृ स्वास्थ्य, बच्चे के स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उसी के साथ साथ कैंसर, मलेरिया और क्षय रोग जैसे बीमारियों को डायग्नोसिस और इलाज से संबंधित करने के लिए कठोर ऐसे नीचे और यशस्वी ऐसे कदम उठाए हैं। उन्होंने अल्जाइमर रोग पर अनुसंधान के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में न्यूरोसाइंस केंद्र में रुपए $750 मिलियन इतने अनुदान भी प्रदान किए हैं। रतन टाटा जी उचित मातृ देखभाल, पोषण, पानी,
स्वच्छता और बुनियादी ढांचा सह सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और कार्यान्वयन भागीदारों के साथ मिलकर ही जमकर काम किए। उनका तीसरा योगदान ये ग्रामीण और कृषि विकास में योगदान महत्वपूर्ण दिखाई देता है। ग्रामीण भारत की पहली टाटा समूह की पहली पहल तीव्र गरीबी क्षेत्रों के बदलते लिए सरकारों, एजेंसियों, सिविल सोसाइटी समूहों और परोपकारियों के साथ सहयोग करते हुए दिखाई देते हैं। रतन टाटा ने प्राकृतिक अपवादों के समय उनके उदर दान किए गए हैं और स्कूलों और अस्पतालों के लिए निर्माण में सहायता भी दी है। सर रतन टाटा ट्रस्ट ये कहती है कि रतन टाटा द्वारा 1919 में स्थापित किए न्यास विभिन्न क्षेत्रों के वंचित लोगों को खुशहाली के लिए काम करती है। न्यास दो प्रकार के अनुदान प्रदान करती है। पहला, संस्थागत अनुदान। यहाँ एंडोमेंट अनुदान, कार्यक्रम अनुदान और छोटे अनुदान शामिल है। दूसरा, आपातकालीन अनुदान। आपातकालीन स्थिति में संकट के समय उन अनुदान को प्रदान किया जाता है। सर रतन टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष अलावा रतन टाटा सर दोराबजी टाटा और संबंधित ट्रस्ट के प्रमुख भी है और टाटा सन्स ने 66% हिस्सेदारी का मालिक भी माना जाता है। टाटा परिवार की शुरुआत जमशेदजी टाटा से हुई। 1904 में जमशेदजी की मृत्यु होने के बाद उनके दो बेटे दोराबजी और रतन जी और उनके चचेरे भाई आर.डी. टाटा ने मिलकर आधुनिक टाटा सन्स का गठन किया। 1926 में आर.डी. टाटा का निधन हो गया और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और अपने कर्ज अपने सबसे बड़े बेटे जे.आर.डी. टाटा इनको दे दिए। जे.आर.डी. टाटा ने शेयर होल्डिंग अपने भाई बहनों में सब में बराबर बांट दिए। 1932 में दराब की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपना टाटा सन्स का स्वामित्व 40% उनका हिस्सा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को दे दिए। 1938 में जे.आर.डी. टाटा सन्स में शीर्ष पद पर आसीन हुए और 1991 में उनकी मृत्यु के बाद रतन टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला और आज भी वो कायम है। जे.आर.डी. टाटा की मृत्यु के बाद रतन टाटा टाटा सन्स के चेयरमैन बने। उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा जे.आर.डी. टाटा अलग अलग पारिवारिक शाखाओं में से एक थे। जे.आर.डी. टाटा रतन टाटा के लिए पिता और भाई की तरह थे। जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को अपने एक रिश्तेदार से बेटे के रूप में गोद भी लिया था। टाटा फैमिली के बारे में अगर हम बात करें तो उनका फैमिली ट्री इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ हम कहें जमशेदजी नूसरवानजी टाटा इनके बारे में, जो भारत के सबसे बड़ी समूह टाटा समूह के संस्थापक थे। उनका विवाह हीराबाई डब्बू के साथ हुआ था। दोराबजी टाटा इनके बारे में अगर कहें तो जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष बने। उनकी पत्नी मेहरबाई टाटा थी, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी भाभा की मौसी थी। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे, वे गरीबी अध्ययन के अग्रणी थे। उनका विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी एक अनाथ और नवल को गोद लिया था, जो हीराबाई टाटा को पोता था और उनसे अपने बेटे की तरह उन्हें पालन पोषण किया। बाद में आते हैं नवल टाटा, नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र। उनके जैविक पिता हरमुसजी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा थी, जो उनकी बहन थी। कई टाटा कंपनियों के निर्देशक, ILO सदस्य और पद्म भूषण सम्मानित थे। नवल टाटा के दो विवाह थे से उनको 3 बेटे थे, रतन टाटा, जिमी टाटा और नोएल टाटा। रतनजी दादाभाई टाटा वे टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनके पिता दादाभाई और उनकी मां जमशेदजी टाटा जीवनबाई भाई बहन थे। उन्होंने सुजेन ब्रियस से शादी की और इससे जुड़े 5 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें जे.आर.डी. टाटा और सिल्ला टाटा भी शामिल है। जयजी टाटा जो टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष बने। टाटा एयरलाइंस बाद में एयर इंडिया बनी के उनके संस्थापक भी रह चुके हैं। सिल्ला टाटा जे.आर.डी. टाटा की बड़ी बहन की शादी भारत के पहले कपड़ा मिल के संस्थापक दिनशॉ मानेकजी पेटिट से हुई थी। उनकी भाभी रतनबाई पेटिट की शादी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुई थी। रतन टाटा अपने स्वभाव से विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। जानवरों के प्रति उनकी दयालुता सार्वभौमिकता है। टाटा ग्रुप की नई ऊंचाई को ले जाने वाले रतन टाटा आज करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी बिजनेस सफलता के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु उनकी लव लाइफ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सच्चा प्यार जीवन में केवल एक बार होता है और उसके बाद ऐसी भावना पैदा करना असंभव माना जाता है। रतन टाटा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था।
लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। अपने सच्चे प्यार के लिए रतन टाटा ने आज तक शादी नहीं की, क्योंकि वह उस लड़की से शादी नहीं कर पाए जिसके वह अपनी युवा अवस्था में प्यार करते थे। उसके बाद उन्होंने कभी प्यार की तलाश नहीं की और अपनी पूरा जीवन द कंपनी टाटा ग्रुप को समर्पित कर दी। एक इंटरव्यू के दौरान रतन टाटा ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि जब वह लॉस एंजलिस में एक आर्किटेक्चर की फर्म में काम कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई थी और उन्हें उनसे प्यार हो गया था। उसी वक्त उन्होंने शादी करने का भी फैसला किया, बट हालांकि उन्होंने अपनी दादी की देखभाल करने के लिए भारत लौट आए, क्योंकि उनकी दादी उस समय बीमार थी। उसके बाद रतन टाटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलने के लिए वापस चले गए। उसी के साथ-साथ भारत ले आने की कोशिश करके शादी करने का भी उन्होंने मन बना लिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 1962 के दौरान भारत-चीन युद्ध के कारण उनके माता-पिता अपनी बेटी को भारत भेजने के लिए सुविधाजनक नहीं मानते थे और इसकी वजह से उनका रिश्ता टूट गया। इस तरह से इस घटना से रतन टाटा ने यह दिखा दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है और उस इंसान के अलावा किसी और को अपना दिल देना नामुमकिन है। उनसे कभी प्यार पाने की कोशिश नहीं की, शायद इसीलिए क्योंकि वह जानते थे कि वह फिर कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएँगे। आज ऐसा करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। रतन टाटा जी ने परोपकारी कार्य क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास और उसी के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कई ऐसे चेंजेस और सुझाव दिए हैं। रतन टाटा ने चुनौतीपूर्वक क्षेत्रों में बेहतर तरीके से उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग भी दिया। टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड दिया, जिसके कॉर्नर यूनिवर्सिटी में भारत के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वार्षिक स्कॉलरशिप एवं निश्चित समय के लिए 20 छात्रों को सहायता प्रदान किए गए। टाटा समूह की कंपनी और टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान भी दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब टीसीएस ने संज्ञा नामक प्रणालियों को और स्वायत्त वाहनों पर शोध करने के लिए कॉर्नेली मेलन यूनिवर्सिटी सीएमयू को $35 मिलियन का प्रदान दिया। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान को माना जाता है, जो 48,000 वर्ग फुट की इमारत को टीसीएस हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को 950 मिलियन रुपये का एक दान दिया है और टाटा सेंटर फॉर द टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन मीन्स टीसीटीडी का गठन किया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस केंद्र को अल्जाइमर रोगियों को कारणों से अंतर्निहित ये तंत्र का अध्ययन करने के लिए एक विशेष शीघ्र निदान और उपचार के लिए तरीके विकसित करने हेतु 750 मिलियन रुपए का अनुदान भी प्रदान किया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदाय को चैलेंजेस को समाधान करने के लिए एम एमआईटी और एमआईटी में टाटा सेंटर फॉर द टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन को भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा को कई ऐसे पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं, जिसमें पद्म भूषण, जो भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, जो 2000 में उन्हें मिला। ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ द उरुग्वे का पदक उरुग्वे सरकार ने 2004 में दिए। अंतर्राष्ट्रीय विशेष उपलब्धि पुरस्कार जो बी नाई ब्रीथ इंटरनेशनल ने 2005 में दिए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने मानव फेलोशिप 2007 में दी। पद्म विभूषण, जो भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो 2008 में उन्हें मिला। इटालियन गणराज्य के ऑर्डर ऑफ द मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर का पुरस्कार इटली सरकार ने 2009 में प्रदान किए। मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम ने 2009 में ये उपाधि दी। ओस्लो बिजनेस फॉर पीस अवार्ड बिजनेस फॉर द पीस फाउंडेशन ने 2010 में यह अवार्ड दिया। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानक नाइट ग्रैंड क्रॉस ये 2014 में दिए। इसी तरह से रतन टाटा के कार्य को देश की सच्ची प्रति निष्ठा और देश प्रेम के कारण उन्हें भारत देश का प्रथम सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी मिलना चाहिए। हम आशा करते हैं कि देश की सरकार उन्हें यह सम्मान भी प्रदान करे। जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तब उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा,
जिन्होंने अपने अपने कंपनियों में दशकों से अपने दशक बिताए थे। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने के लिए उनकी जगह नए लोगों को लाना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे यह भी अनिवार्य किया कि प्रत्येक कंपनी समूह के कार्यालय में रिपोर्ट करे। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की ओवरलैपिंग कंपनियों को एक समन्वित, पूरे व्यवस्थित सुधार करना जरूरी माना। उनके 21 साल के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक बढ़ा और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी का टेटले और टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे संगठन के एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रीय समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल गया। उन्हें टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की। इस कार की कीमत औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में भी बना दी। 75 वर्ष की आयु की पूरी करने के बाद रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया। हालांकि निर्देशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 24 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष भी बना दिया। रतन टाटा का ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलोज किए जाने वाले भारतीय उद्योगपतियों में से एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं। उनके ट्विटर पर 12 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 3,800 करोड़ रुपए इतनी अधिक है। आईआईएफएल वेट ह्यूरन इंडियन रिच लिस्ट 2022 के मुताबिक रतन टाटा विश्व के 421वें सबसे अमीर व्यक्ति है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टाटा सन्स अपनी कमाई की 66% हिस्सा ये दान कर देती है। उद्योगपति रतन टाटा को 2023 का उद्योग रत्न पुरस्कार, जो पहला पुरस्कार माना जाता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उनके मुंबई के हाउस में, बॉम्बे हाउस में जाके बेहद सादगी से यह पुरस्कार उनको सम्मानित किया। रतन टाटा के जीवन में एक ऐसा भी प्रसंग आता है जहां एक व्यक्ति ने उनका अपमान किया और इस अपमान का बदला उन्हें ताव में आकर नहीं बल्कि सफलता के साथ दिए और इसके झंडे गाड़ दिए। ये बात है 1998 की, जब टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा की ड्रीम प्रोजेक्ट मानी जाती है। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की थी, लेकिन इस तरह से कार का बाजार में उतरना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जिस तरह से उन्होंने सोचा था। इसकी वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इससे बचने के लिए सुझाव दिया और न चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका के कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी ठीक से नहीं है, तो उसमें इतना पैसा लगाने की क्या ज़रूरत थी। ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग में ये छप गए। वहाँ से अपमानित का घोट पीकर वो वहाँ से निकल गए और ये डील भी कैंसिल कर दी। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन करता रहा। उनकी रातों की नींद भी उड़ गई थी। इसके बाद रतन टाटा ने यह निश्चय कर लिया कि अब वे इस कंपनी को किसी को भी नहीं बेचेंगे और कंपनी को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां उसे जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। इसके बाद भी कहानी अभी तक यहाँ पता चलता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। वही इस तरह से घटना के बाद फोर्ड कंपनी का पतन भी शुरू हो जाता है। साल 2008 तक आते-आते फोर्ड कंपनी दिवालिया हो जाने के बाद कगार पर पहुंच गई थी। मौके की नज़ाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगुआर को बनाने वाली कंपनी जेएलआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसको फोर्ड ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद मीटिंग के लिए फोर्ड अधिकारी भारत के बॉम्बे हाउस में मीटिंग में फिक्स हो गई थी। इसके बाद ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से यह बातचीत की और वही बात दोहराई, परंतु इस बार थोड़ा सा ये बदलाव था। इस तरह से ये डील जब सक्सेस हुई, तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने जिस तरह से कुछ साल पहले रतन टाटा की बेइज्जती की थी, उसके सुर बदले हुए थे। इस पेशकश के लिए फोर्ड ने रतन टाटा को धन्यवाद दिया और कहा कि आप जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं।
बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा ने कभी कोई फ़िल्म भी बनाई है। उनके द्वारा निर्मित यह फ़िल्म 2004 में रिलीज़ हुई थी। फ़िल्म में अमिताभ बच्चन, जॉनी इब्राहम और बिपाशा बसु थे। फ़िल्म का नाम था एतबार। इस फ़िल्म के निर्माता टाटा इन्फो मीडिया लिमिटेड द्वारा किए गए थे। इस फ़िल्म के निर्देशक मशहूर डायरेक्टर विक्रम भट्ट के द्वारा किए गए थे। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फ़िल्म थी, जिसके अंदर जॉन इब्राहम ने एक ऐसे प्रेमिका की भूमिका निभाई थी, जो बिपाशा बसु को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। फ़िल्म में अमिताभ बच्चन ने बिपाशा बसु के पिता का किरदार निभाया, जिन्होंने बिपाशा को जॉन से बचाया था। यह फ़िल्म 1996 में रिलीज़ हुई हॉलीवुड फ़िल्म फ़ियर से प्रेरित थी। हर बार एक नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले रतन टाटा बतौर निर्माता सफल नहीं हो पाए। फ़िल्म एतबार बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 9.50 करोड़ के बजट में बनी इस फ़िल्म में भारत में केवल 4.25 करोड़ में और दुनिया भर में केवल 7.96 करोड़ में ये कमाई कर चुकी। यह किस्सा रतन टाटा और उनके जीवन से हमें यह सीख देती है कि वो कितने संवेदनशील व्यक्ति है, ये उनका आईना दर्शाता है। रतन टाटा का हर एक कार्य उनसे एक एहसास कराता है कि हमें समाज को कुछ न कुछ देना है। यदि आप रतन टाटा के स्वामित्व वाले मुंबई के सबसे शानदार ताज होटल में जाते हैं, तो सब कुछ सुंदर, भव्य और आरामदायी दिखता है। लेकिन ताज होटल से जुड़ा एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। एक 5 सितारा होटल के दरवाजे के सामने आराम से सोते हुए एक कुत्ते की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसे उसी होटल में रहने वाली रूबी खान नाम की महिला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने इस फोटो को रतन टाटा के बारे में एक खूबसूरत कहानी बताई। मुंबई के आलीशान ताज होटल के परिसर में एक आवारा कुत्ता सोता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर रूबी खान थोड़ी सरप्राइज हो गई, क्योंकि इतने बड़े होटल के कई कड़ी हस्तियां, राजनीति नेता और ऐसे एक आवारा कुत्ते का व्यवहार ही अलग लगा उन्हें। हालांकि कर्मचारी ने कहा कि वह रतन टाटा ही थे जिन्होंने होटल के परिसर के आने वाले जानवरों को साथ अच्छा व्यवहार करने की सख्त हिदायत दी थी, जिससे रूबी खान सरप्राइज हो गई। तो उसके साथ साथ उसके बाद उन्होंने रतन टाटा की महानता की भी तारीफ की है। रूबी खान ने ये भी अपने पोस्ट से ये ताजुब करने वाली बात कही थी कि रतन टाटा ने खुद सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी जानवर उनके होटल के परिसर के आसपास घूमता है, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। यह देखकर वो खुश भी है और कुत्ते को एक जगह मिल गई जहां वह इस विशेष स्थान पर सुरक्षित और शांति से रह सकते हैं। 2007 में रतन टाटा F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले नागरिक बने। रतन टाटा ने यह अमेरिकी पायलट के साथ यह सह पायलट के रूप में 40 मिनट तक विमान उड़ाया था। उन्होंने ये कारनामा एरो इंडिया शो के दौरान किए थे। 1971 में रतन टाटा को नाल्को मीन्स नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड के प्रभारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। रतन टाटा की नियुक्ति के समय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता नाल्को की बाजार हिस्सेदारी सिर्फ 2% थी। नाल्को को 40% का घाटा हो रहा था। लेकिन अगले 4 वर्षों तक रतन टाटा के मार्गदर्शन में नाल्को ने न केवल घाटे की भरपाई की, बल्कि 20% बाजार में कब्जा भी हासिल कर लिया था। रतन टाटा को 1977 में इम्प्रेस मिल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। टाटा कंपनी के इस स्वामित्व वाली इस मिल ने रतन टाटा को प्रबंधक बनाने के साथ साथ एक चतुर व्यापारिक सूझबूझ से उन्होंने इस बंद होने वाली कगार पे पहुंची हुई मिल को फिर से जीवित कर दिया और इससे श्रमिकों के लाभांश से उनको फिर से प्रॉफिट में लाने की कोशिश रतन टाटा ने की है। इससे उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी किस तरह से हद तक आगे जाने वाली थी, इससे ही पता चलता है। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसकी स्थापना जेआरडी टाटा के द्वारा की गई थी। जेआरडी टाटा ने 1968 में एक ऐसा कदम उठाया जो टीसीएस की स्थापना टाटा उद्योग समूह के कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को अपनाने का उद्देश्य सफल करती हुई दिखाई देती है। टीसीएस का व्यावसायिक उद्देश्य टाटा समूह की विभिन्न सहायक कंपनियों को आईटी सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड सभी संबंधित सेवाओं को भविष्य में होने वाले महत्व को पहचाना और टाटा समूह के बाहर व्यापार विकास के अवसरों को तलाश करती हुई इस स्थापन करने की कोशिश करते हुए इस माध्यम से 1974 में टीसीएस ने अपना पहला निर्यात उन्मुख सिस्टम विकास प्रोजेक्ट मिला। जनवरी 2015 में टीसीएस ने भारत की सबसे अधिक लाभदायक कंपनी के रूप में रिलायंस इंडस्ट्री को
पीछे छोड़ के 23 साल का कार्यकाल समाप्त कर दिया। 8 अक्टूबर 2020 को टीसीएस ने बाजार के पंजीकरण एक्सचेंज को पिछाड़कर 144.73 बिलियन डॉलर के साथ मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई। उसी के साथ साथ 25 जनवरी 2021 को टीसीएस ने फिर से बाजार पंजीकरण के एक्सचेंज के मामले में मामूली अंतर रख के आगे निकल गई और यह आंकड़ा 170 अरब डॉलर के बाजार पंजीकरण के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई। टाटा नैनो का परिचय यह दिखाता है कि एक सामान्य लोगों को भी कार अफोर्ड किया जा सकता है। 2015 में रतन टाटा ने टाटा नैनो कार की शुरुआत की, जो दुनिया भर में मध्यम और निम्न मध्यम वाले उपभोक्ताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया। टाटा नैनो 5 लोगों के लिए सीटिंग क्षमता और डॉलर 2000 की शुरुआत कीमत के साथ साथ, मतलब भारतीय रुपए में 1 लाख रुपए की एक कार, इसकी किफ़ायती और सुविधा के कारण लोगों की कार के नाम से जाना जाता है। टाटा नैनो का मुख्य उद्देश्य आम भारतीय परिवारों को एक किफ़ायती कार उपलब्ध कराना था, जो मारुति 800 और अल्ट्रो जैसी कारें नहीं खरीद सकते। 2008 में रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट सफल हो गया। 2 और 4 पहिए के वाहनों के बीच का अंतर काटने वाले नैनो, जो टाटा नैनो भारत की पहली 1 लाख रुपए की कार मानी जाती है। 2 पहिए की गाड़ी पर परिवार को यात्रा करते हुए देख रतन टाटा को उनकी सुरक्षिता और परिवार के लिए ऐसी कार बनानी चाहिए जो उनको खरीदना भी हो ले सके और ये खरीद कर उनको मुमकिन भी हो सके। ऐसी 1 लाख की कार उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट बन गया। यहीं से रतन टाटा को टाटा नैनो कार का एक आइडिया आ गया और देश को पहली सस्ती कार मिलने की एक शुरुआत हो गई। दुनिया को पहली बार टाटा नैनो की झलक 2008 में ऑटो एक्सपो को मिल के ही हुई। ऐसी सबसे पहली एक आम लोगों की कार के लिए उसके रूप में इस टाटा नैनो को देखा गया और ये भी सोचा गया कि 2 पहिए वाली वाहन चालक चलाने वाली गाड़ी को 4 पहिए वाली कार खरीदने की क्षमता उनको प्राथमिकता दे सके। ये सोच के ही टाटा नैनो का जन्म होता है। करीब 1 साल के इंतजार के बाद टाटा नैनो भारत में लॉन्च हो गई। टाटा नैनो कुछ ही समय में इतनी लोकप्रिय हो गई कि टाटा मोटर्स की इस कार के लिए शोरूम के बाहर खरीदारों की कतारें लगने लगी। टीवी से लेकर अखबारों तक विज्ञापनों से आम जनता के लिए इस कार को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी। नैनो कार का क्रेज युवक लोगों का साथ साथ बूढ़े लोगों को में भी दिखाई देने लगा। खुद रतन टाटा ने इसे आम आदमी की कार के लिए बताया और आम आदमी की कार बताई। नैनो को कार की कीमत महज 1 लाख रुपए रखने की यही कारण था। शुरुआती में टाटा नैनो को काफ़ी प्रचार मिला, लेकिन कुछ समय के बाद बिक्री में गिरावट आने लगी। 2019 में केवल एक ही कार बिकी है। टाटा मोटर्स ने घटती हुई बिक्री को देखते हुए 2018 में ही टाटा नैनो का प्रोडक्शन यह बंद करने के साथ साथ BS4 उत्सर्जित के नियम होने के कारण नैनो को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला समूह ने ले लिया। टाटा नैनो को इसके लॉन्च के कुछ साल बाद ही कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई उसके कारण, जिसका कार की छवि पर गहरा असर हुआ। इतना ही नहीं कि पश्चिम बंगाल के सिंगूर में उलट-पुलट के बाद टाटा ने इस परियोजना का गुजरात में स्थलांतरित कर दिया। इसके अलावा टाटा नैनो को सबसे सस्ती कार के तौर पर प्रचारित करने के साथ-साथ काफ़ी खर्च आया। इसकी समय सस्ती कार के टैगलाइन ने उसे टाटा नैनो को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इस तरह से टाटा नैनो पर टाटा का गौरव माना जाता है। ऐसे समय में जब लोग एक किफ़ायती कार खरीदने की सपना देखते थे, टाटा नैनो बड़े धूमधाम से सड़कों पर उतरी। पर लेकिन उतरने के बाद कुछ इस तरह से खामोश हो गई कि वो पूरी तरह से रास्ते से गायब हो गई। वही खबरें हैं कि नैनो कार की इलेक्ट्रिक कार वाहन तौर पर दोबारा बाजार में उतारा जाए तो और भी बेहतर तरीके से उसको रिस्पॉन्स मिल सकता है। ये कहानी एयर इंडिया की है, जो टाटा के पास वापस आती हुई घर वापसी की कहानी है, जिसे जेआरडी टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना करके इसे निर्माण किया। इस कंपनी के विमान की पहली उड़ान 17 अक्टूबर 1932 को कराची से लेकर मुंबई तक की हुई थी। इस विमान के पायलट खुद जेआरडी टाटा थे। 1946 में टाटा सन्स ने इसे विभाजित कर दिया और 1948 में यूरोपियन उड़ानों के लिए 2 कंपनियां
मतलब एयर इंडिया और एयर इंडिया इंटरनेशनल बना दी। यह निजी सरकारी साझेदार वाली पहली एयरलाइंस थी। टाटा की हिस्सेदारी इसमें 25% थी, तो सरकार की हिस्सेदारी इसमें 49% थी। तो बाकी लोगों की यहाँ उसकी जिम्मेदारी परसेंट में थी। तो 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, तब यह एयरलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के उसके नियंत्रण में आ गया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से एयर इंडिया का घाटा नज़दीकी रूप से बढ़ता रहा। इसलिए आखिरकार केंद्र सरकार ने इस कंपनी को वापस निजी क्षेत्र को बेचने का फैसला लिया। कोरोना की महामारी के कारण जनवरी 2020 में एयर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया थोड़ी देर हो गई। इस साल अप्रैल में फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो गई। टाटा ग्रुप ने दिसंबर 2020 में यह कंपनी को खरीदने की इसको इरादा जाहिर कर दिया और आखिरकार यह प्रक्रिया पूर्ण होकर एयर इंडिया वापस टाटा के पास पहुंच गई है। भारत की केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के 100% विनिवेश का फैसला तब किया जब एयर इंडिया के कर्ज के मुद्दे के बाद वित्तीय दिवालियापन के कगार पर थी। टाटा सन्स की 18,000 करोड़ की बोली आखिरकार फाइनल कर दी कि ये टाटा के पास वापस आएगी। हालांकि इस समय एयर इंडिया पर करीब करीब 15,300 करोड़ का कर्ज था। इस कर्ज की राशि के अलावा टाटा सन्स ने केंद्र सरकार को 2,700 करोड़ की रुपए नकद में भुगतान करने की सहमति व्यक्त की है। करीब करीब 68 साल के बाद एयर इंडिया वापस टाटा के पास आती हुई दिखाई देती है। इस प्रतिष्ठा को फिर से बढ़ने की और इसमें बदलाव लाने की कोशिश टाटा ग्रुप करेगा। टाटा सुमो के पास वर्तमान में एयर एशिया विस्तार के साथ साथ अब एयर इंडिया भी शामिल हो गया है। होटल ताज पर आतंकवादी हमले होने के बाद रतन टाटा और उनके सहयोगी कई अस्पतालों में गए, वहां पे लोगों से मिले, घायल लोगों से बातचीत की और उनकी दर्द को समझने की कोशिश की। तो उनको ये भी पता चला कि उनके कर्मचारी के साथ साथ कई लोग भी मारे गए हैं, जो होटल के आसपास आने जाने वाले लोगों को भी इस दुर्घटना का शिकार बनाया गया। और इसी समस्या को बाहर निकालने के लिए एक दरियादिली पेश करते हुए इन लोगों ने, रतन टाटा और उनके सहयोगी ने मदद करने के लिए एक जन कल्याण ट्रस्ट शुरू करने के बारे में सोचा और ये शुरुआत करने के साथ साथ उन लोगों को इन तकलीफ से बाहर निकालने की कोशिश भी की। रतन टाटा का कहना था कि ताज के कर्मचारियों ने जिस तरह से इस संकट का सामना किया, उस पे उन्हें गर्व है। वो कहते हैं कि हम सब ने मिलकर एक एक ईंट फिर से रखी और ताज होटल का पुनर्निर्माण किया। मृतक के बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी अब टाटा ने ली। दिवंगत व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु उनके होने तक वेतन और रिश्तेदारों को दिया। और रतन टाटा बड़े ही नम्रता से कहते हैं कि ये सब हम कर पाए। इस तरह से रतन टाटा अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े बिजनेसमैन लीडर के बतौर उभर के आते हैं। यह टाटा सुमो और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों के प्रति विनम्रता और मजबूत प्रतिबद्धता के उदाहरण माने जाते हैं। भारी सफलता के बावजूद उन्होंने सुर्खियों में से दूर रहना चुना। विशेष रूप से उनके व्यक्तिगत निवेश निर्णय अक्सर उनके परोपकारी लक्ष्यों के दर्शाता है, जैसे वरिष्ठ नागरिकों को मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना। रतन टाटा के कार्यों से पता चलता है कि सच्ची करुणा जमीन पर ठोस काम से उभरती है, जो तड़क भड़क या दिखावे से नहीं हो पाती। उनके एक प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक है, जो कहा जाता है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूँ और फिर उन्हें सही कर देता हूँ। उनके दृष्टिकोण को यह दर्शाता है कि उन्होंने एक प्रमुख वैश्विक ब्रांड को हासिल करने में जैसे जोखिम उठाकर लगातार इस दर्शन को प्रदर्शन किया है, जिसके वैश्विक क्षेत्र में टाटा समूह और भारत दोनों का नाम गौरव किया और उनसे प्रेरित किया गया है। कुल मिलाकर विनम्रता, सामाजिक प्रभाव और ध्यान केंद्रित करने के और निर्णयों से सफलता के बाद भी बदलने की क्षमता वाली रतन टाटा की नेतृत्व शैली में उन्हें एक दूरदर्शी नेता और एक लीडर के रूप में माना जाता है। इस तरह से आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि रतन टाटा की जीवनी में किस तरह से अप एंड डाउन्स आए, किस तरह से उनकी जीवन में बचपन से लेके प्रारंभिक जीवन को किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किए, उनकी जीवन में मिलने वाले सक्सेस को किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट किया और इन सफलताओं से कोई भी एक सादा जीवन जीने में किस तरह से उन्होंने धन्यता पाई। उसी तरह से उनके जीवन में मिला हुआ सबसे बड़ा गाइडेंस जे.आर.डी. टाटा का, उनकी क्वालिटी बेस जो स्ट्रक्चर था इससे किसे उन्होंने अपनाया,
उनके जीवन से हमें ये हमेशा प्रेरित मिलता है कि एक अच्छा काम करें, उससे अपने देश और अपने समाज का उद्धार करें। उनकी इस तरह की डाउन टू अर्थ ऐसी सिचुएशन को, उनकी जीवनी को हमेशा याद किया जाता है और इसके साथ-साथ कई ऐसे एंटरप्रेन्योर को एक ऊर्जा मिलती है और उनके तरह सक्सेसफुल होने की और उनकी तरह से अच्छी लीडरशिप जानने की कोशिश करने के साथ-साथ हम एक नए नए उभरते हुए भारत को ज़रूर देख पाएँगे। तो आज की इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक में एक नए ऐसे जीवनी को लेके। तब तक शुक्रिया।